नमस्कार, सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स आप लोगों के बीच में एक लंबे अंतराल के बाद फिर से अवतरित उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आने वाली 1 और 2 जनवरी 2021 को आपका एस्टेट का पेपर है और समय बहुत कम है। 20 से 25 दिन में आप लोगों का जो सिलेबस है वो संभव नहीं है कि सारा का सारा करवाया जाए इसके, लेकिन मैं पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश करूंगा आपके सारे पेपर्स को सोल्व करवा करके। 2011 से लेकर के आज तक के जितना भी हिंदी का पोर्शन है वो मैं कोशिश करूंगा कि सभी पेपर्स को आपके लिए सोल्व करके यूट्यूब पे डालूं, ताकि आप लोग फटाफट उसकी तैयारी कर सकें और जल्दी से जल्दी इस पेपर को पास करके आप गवर्नमेंट जॉब में आ सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम चलते हैं। आपके 2011 का जो एस्टेट लेवल 3 यानी पीजीटी का जो पेपर था उसमें 1 से 30 तक आपको पता है चाइल्ड साइकोलॉजी के सवाल आते हैं और उसके बाद 31 से 45 तक जो सवाल हैं वो आपके हिंदी भाषा के होते हैं और 45 से 46 से 60 तक आपके जो सवाल हैं वो अंग्रेजी भाषा के होते हैं। लेकिन मैं 31 से लेकर के 45 तक के सवाल आपको सोल्व करवा रहा हूं। लेकिन इस पेपर में जिस समय 2011 में ये पेपर हुआ था इसमें आपके 30 सवाल आते थे। 30 में से कुछ सवाल आपके 10 के करीब पैराग्राफ पर बेस्ड होते थे। पैराग्राफ वाले को मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन समझाने की जो बातें वो सारी करवा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें मैं आपका 31वां सवाल ले रहा हूं। आइए, इस सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गंगा के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है। अब देखिए, गंगा के जो पर्यायवाची हैं उसमें जो पहला ऑप्शन है आपका वो है मंदाकिनी। जी हां, गंगा का पर्यायवाची होता है। हालांकि गंगा की एक सहायक नदी है और जैसे ही गंगा में मिल जाती है तो ये भी गंगा बन जाती है। भागीरथी, भगीरथ भारत के जो पौराणिक पात्रों में से एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। आप सभी को पता है अपने पितरों का, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलवाने के लिए भागीरथ स्वर्गलोक से गंगा को लेकर के आए थे और एक बहुत बड़ा प्रयास किया था। इसीलिए बहुत बड़ा प्रयास के कारण इसको भागीरथी पर्यटन भी कहा जाता है। आप लोगों के मुहावरों में भी ये पूछा जाता है। तीसरा जो है ऑप्शन, पहले ऑप्शन का तीसरा जो पार्ट है उसको लिखा गया है त्रिपथगा। जी हाँ, 3 पथों से गमन करने वाली गंगा ही है। आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन हम जो आगे वाले आपके ऑप्शन है, जैसे ख भाग है उसमें कृष्णा, आपको पता है दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी है कृष्णा, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। अर्कजा, अर्क की पुत्री, अर्क जो नाम है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची। और जहां पर भी सूर्य का पर्यायवाची और जा पुत्री का पर्यायवाची जहां पर भी जुड़ जाए तो समझ लेना वो यमुना का पर्यायवाची है। आप लोगों ने देखा होगा कि तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, वहां पर तरणी तनुजा अर्थात तरणी की तनुजा, तरणी नाम भी सूर्य का है, उसकी तनुजा का मतलब बेटा होता है, बेटी होता है। तो वहां पर भी आपका तरणी की तनुजा यमुना वर्णन कविता में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए आपको पता लग गया होगा कि अर्कजा जो है वो यमुना का पर्यायवाची है। मंदाकिनी, सी ऑप्शन में, ग ऑप्शन में मंदाकिनी गंगा को कहते हैं। कालिंदी, कूल, कंदम की डारन, आप सभी को पता है सवैयों में, रसखान के सवैयों में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। और काली रंग उसका तब पड़ गया था जब वहां पर कालिया नाग जो रहता था उसने बहुत ज्यादा मात्रा में अपना जहर छोड़ दिया था। आप सभी को पता है उसके फनों को कुचला था भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में। तो वही कालिंदी, कालिंदी नाम भी यमुना का है। उसके बाद तरणी, तरणी अगर बड़ी ई की मात्रा आती है तो इसका मतलब होता है नाव, और अगर ये छोटी ई की मात्रा होती है, हालांकि जो ओरिजिनल पेपर है उसमें तरणी छोटी ई की मात्रा थी, ये गलती से लिखा गया है, तो तब उसका अर्थ सूर्य होता है। तरणी सूर्य, बड़ी ई की मात्रा है। समुच्चारित या भिन्नार्थक जो शब्द होते हैं, एक जैसी उच्चारण जिनका होता है, वहां पर भी ये पूछा जा सकता है। मैं 3 शब्द यहां पर साथ के साथ बता रहा हूं। तरणी छोटी की मात्रा है तो सूर्य, बड़ी की मात्रा है तो जैसा इसमें इस पेपर में ओरिजिनल में छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा दी हुई है, तो इसका मतलब होता है आपका नाव। और अगर तरुणी आता है तो उसका मतलब नवयुवती होता है। चौथा ऑप्शन सरिता, शैलजा, तरंगिणी सभी नदी के पर्यायवाची हैं। शैलजा पार्वती को भी कहते हैं। अगर दूसरा आपका 32वां सवाल देखा जाए तो आइए देखते हैं कि शब्द युगम का सही अर्थ चुनिए। लग्न और लगन, लग्न, अच्छे लगन में, अच्छे मुहूर्त में किसी का जन्म हुआ हो तो इसका मतलब मुहूर्त। पहला लगन है तो आपको पहला ऑप्शन भी मुहूर्त वाला ही देखना पड़ेगा और ऐसा केवल ख में है। लगन दूसरा शब्द है जिसका मतलब होता है आप अपना काम पूरे लगन से कीजिएगा, अर्थात पूरे उत्साह से कीजिएगा, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है।
तीसरे जो 33वां जो सवाल है उसमें पूछा गया है कि पाथेय का क्या अर्थ होता है। एक प्रसिद्ध कविता है हरिवंश राय बच्चन की कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो बाट की जब को आपको पहचान करनी होती है, आप बाट पे चलते हैं, किसी यात्रा पे चलते हैं, तब आपको रास्ते में खाने के लिए भोजन बांध करके चलते थे। पहले वाले जो बटोही होते थे अर्थात जो यात्री होते थे, रास्ते में भूख भी लगते थे भाई। पाथेय जो है वो रास्ते का भोजन होता है, जो चूरमा कसार आप अपने साथ लेकर के चलते हैं और रास्ते में जब भी आपको भूख लगती है वहाँ किसी पेड़ की छाँव में आप बैठ करके खाते हैं, वो पाथेय होता है। और आपका 33वें सवाल का जवाब पहला ही आपका हो गया है। तो उसके बाद प्रत्यय से निर्मित शब्द आपने चुनना है। आइए, प्रत्यय होते क्या हैं? वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। पहले जो जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, बाद में जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी के अंदर अगर आप प्रत्यय देखें तो लास्ट वाला अंतिम जो वर्ण है या अंतिम हो सकता है कि उसके अंदर शब्द हो जाएं, 2 पार्ट हों, वो अक्सर हो जाएं। तो इसमें पहले में खून, अगर खू को आप अलग करें और न को अलग करें तो भाई खून तो अपने आप में पूरा का पूरा यही एक शब्द है, इसलिए इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। चलन, चल एक धातु है और इस धातु के साथ न प्रत्यय लग करके ये चलन शब्द बना हुआ है। आपको पता है चलना एक क्रिया होती है। आपने हाथी मेरा साथी में गीत भी सुना होगा कि चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी। तो वहाँ पर चल 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 चलने के लिए कहा जाता है और न प्रत्यय लग करके ये चलन शब्द बना है। आपका सही जवाब यही है। दातून, पतलून, पतलून को तो आपको पता है, दातून का भी आपको पता है। तो पतलून जो है पैंट को कहते हैं, उसी का हिंदी रूपांतर पतलून है। अगला जो शब्द है 35वां जो सवाल आप लोगों के सामने है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। अगर आपको किसी भी विशेषण शब्द को ढूंढना होता है तो किसी एक अज्यूम कीजिए, कोई चीज़ मानिए कि ये संज्ञा शब्द है और इसके साथ ये शब्द फिट हो सकता है और उसकी विशेषता प्रकट करेगा। वहाँ पर आपको कहना है कि आम है तो मीठा है, तो मीठा उसकी जो है विशेषता होगी। तो यहाँ पर आपने इन सभी शब्दों को किसी न किसी शब्द के आगे लगा करके देखिए। चलिए हम पहला सजल, सजल नेत्रों से, मतलब सजल नेत्रों से का मतलब नेत्र उसके सजल थे, जल युक्त थे, उसकी आंखों में पानी था, तो इसका मतलब नेत्र की विशेषता है कि वो सजल हैं। ये तो विशेषण है, आपने तो विशेषण नहीं है छांटना है, ये ध्यान रखना। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम नहीं को नहीं देखते और पहले को ही ठीक कर देते हैं। जल, जल अपने आप में एक संज्ञा शब्द है भाई, ये विशेषण नहीं है। जलमय, जलमय भूमि थी, वहाँ पर मतलब जल से मग्न थी, सब कुछ जल से मग्न था, जलमय था, तो ये भी विशेषण है। और जलीय, जलीय के साथ आप पौधे लगा सकते हैं, उन पौधों की विशेषता है कि वो जलीय हैं, जल में पैदा होने वाले हैं, तो ऐसे में ये भी विशेषण है। सजल, जलमय और जलीय ये सभी के सभी विशेषण हैं, लेकिन जल अपने आप में एक संज्ञा शब्द है। चलिए हम 45 यानी 45वें सवाल को एक बार पढ़ रहे हैं और 45वें सवाल को अगर हम पढ़ें तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहले ये सवाल आते थे, अब थोड़े से कम हो गए हैं कि हिंदी शब्द को उसके अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है। आप हिंदी शब्द को उसके अनुसार 2-3 बातों को आप ध्यान रखिएगा कि एक तो सारा वर्ण क्रम आपको पता होना चाहिए, यानी अ आ इ ई उ ऊ जो भी है। उसके बाद आपने क ख ग घ ङ च छ झ झ य ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब म ये सारे याद होने चाहिए। लेकिन अगर 2 शब्द हैं एक सेम है, मान लिया हंस और हंस 2 शब्द एक जैसे दे दिए, एक चंद्र बिंदु वाला है, एक बिंदी वाला है और एक बिना बिंदी का है, अर्थात एक अनुस्वार है, एक अनुनासिक है, एक निर्नुनासिक है। इन तीनों को मैं डिटेल में समझा चुका हूं, लेकिन यहां आपने ध्यान रखना है कि पहले आपको अनुस्वार या अनुनासिक वाला वर्ण ही लेना है। अगर आप मतलब इन शब्दों को इस ढंग से रखेंगे, 3 चीजों को, पहले बिंदी वाले, समान वर्ण होने की स्थिति में, ये ध्यान है। ये हालांकि ये तो मैं बोर्ड पे आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा किसी न किसी दिन टॉपिक में, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, पहले आपके अनुस्वार या अनुनासिक और उसके बाद आपका वर्ण क्रम चलेगा, और 3 या 4 जो संयुक्त व्यंजन है उनका ध्यान रखना है हमने। विशेष तौर पे क्षय, जो आपका क्षत्रिय वाला क्षय होता है,
तो क्षेत्र वाला जो क्षय होता है, वो जो क्षय है वो क के बाद आएगा, कै के वर्ण के बाद आएगा। और जय, जय जिसको आप गे बोलते हैं, ज्ञान ज्ञान जो है वो आपका ज के बाद आएगा। ज, जय जड़ या जय जहाज वाला जो होता है ना उसके बाद आएगा ज, मतलब गे या जय जो है वो सबसे लास्ट में नहीं जाएगा। और उसके बाद आपका त्रय होता है, वो तय के बाद आएगा, त के बाद त्रय होता है। और श्रेय जो होता है जिसको आप श्रीमान कहते हैं, वो शय, दुए वाली शय जो है वो कहाँ पर आएगी, वो आपकी शय के बाद आएगी, और वो भी दुए वाली शय के बाद। ये ध्यान रखना है, इन चारों वर्णों को ध्यान रखना है। बिंदी वाले पहले आएंगे लेकिन समान स्थिति होने की जब बराबर हैं तब। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को 2-3 बातें तो आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके जो शब्द थे वो थे ज्ञानार्जन, ज्वाला, जयेष्ठ और जौहरी। इनमें से आपको छांटना था कि हिंदी की डिक्शनरी में, हिंदी की शब्दकोश में आप सबसे पहले किसको रखोगे। पहले पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ज्वाला, ज्ञानार्जन, जौहरी ये आपके दिए हुए हैं। आप पहले पहले क ख घ घ इन चारों के एक बार पहले पहले वर्णों को देखिए। पहले का ज, अगले का ज, अगले का ज, और लास्ट वाला भी बीच में देखेगा आप, ज्ञानार्जन के बाद घ लिखा हुआ है ना, वहां पर ज है, जौहरी है। तो इसका मतलब यहां पर आपका ज ज ज ज है, तो चारों का यहां से कोई पता नहीं लगेगा। उसके बाद अगला वर्ण देखना होगा हमें। पहले में ज के बाद देखिए, अक्षर अगर आधे और पूरे में से अगर देखा जाए तो पूरा अक्षर पहले आएगा, आधा बाद में जाएगा, क्योंकि आधे अक्षर के तुरंत बाद व्यंजन होता है और पूरे अक्षर के अंदर स्वर होता है। स्वर पहले आते हैं, इसलिए आपका आधे अक्षर वाले ज्वाला और कै और ग तो गए। इसका मतलब आपका जौहरी ख और घ में से आपका उत्तर बच गया। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो जौहरी, जौहरी पहले, दूसरे और चौथे दोनों में सेम है। तो इसका मतलब कौन निर्धारित करेगा कि पहले कौन आएगा इनमें से, वो अगला अगला जो शब्द है वो करेगा। अगले में पहले में है ज्ञानार्जन, और अगर घ में देखें वहां पर ज्येष्ठ है। ज्ञानार्जन में ज य अ, मतलब ज होता है, ज के बाद ये आएगा, च छ झ झ य, और वहां ज के बाद ये आएगा। आप सभी को पता है यह तो बहुत बाद में जाती है, ये पहले आती है, तो ऐसे में ज्ञानार्जन पहले आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ध्यान से इनको लिख करके देखिएगा। हालांकि इसमें बोर्ड की जरूरत होती है, एक एक वर्ड को बताने की जरूरत होती है। समय की नज़ाकत को देखते हुए मुझे थोड़ा जल्दी करवाना पड़ रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 46वां सवाल अलग अलग करना था, लेकिन इस 46वें सवाल में आप देखेंगे हमारे स्कूल में थोड़ा आगे निकला हुआ है ये सवाल। हमारे स्कूल में कई सचिन तेंदुलकर हैं, इसलिए क्रिकेट में हम सदैव जीतते हैं। रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है, कौन सी संज्ञा है। सचिन तेंदुलकर अंडरलाइन है, एक प्रकार से ये समझिए। अगर अकेला सचिन तेंदुलकर होता, वाक्य में प्रयोग नहीं होता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। लेकिन यहां पर सचिन, कई सचिन तेंदुलकर, अरे भाई एक होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, और जहां पर भी बहुवचन बन जाता है वहां पर वो जातिवाचक हो जाता है। और इसी प्रकार सचिन तेंदुलकर, हमारे विद्यालय में कई सचिन तेंदुलकर हैं, ये एक जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊं कि भारत में सीता सावित्रियों की कमी नहीं है, वहाँ सीता सावित्री को अंडरलाइन कर दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक हो जाएगा। वह अपनी बात पर अडिग रहेगा, वह तो पक्का भीष्म पितामह है, वहाँ पर भीष्म पितामह व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक हो जाएगा। वैसा ही ये सवाल आप लोगों के सामने है, जिसमें सचिन तेंदुलकर जातिवाचक संज्ञा होगा, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आपका नंबर 47, अनु प्लस इष्ट, पूर्व पद का अंतिम वर्ण उ है, ध्यान दीजिएगा। और मैंने पूरे संधि में ये सारी बातें बता रखी हैं। तो उ के बाद कोई अन्य वर्ण आता है, उ के बाद उ ना आए, तो ऐसी स्थिति में उस उ का व्यय बन जाता है, ये आप सभी को पता है, और ऐसा यण संधि में होता है। ठीक है, अब उ का जैसे सु प्लस आगत से आप स्वागत बना देते हैं, तो ऐसे में देखो अ तो शुरू में रहेगा ही, न आधा हो जाएगा क्योंकि इसमें से उ निकलना है, न आधा हो गया। तो इसका मतलब आपका, अगर आप आधे और पूरे की देखें तो इसमें से आपका ऑप्शन ही आधा अक्षर न होगा, तो बी ही ऑप्शन है, और तो आधा किसी में न है ही नहीं। फिर भी
आप देखें ऊ का वो वह बन जाएगा, आगे छोटी ई थी वो ई के ऊपर लग जाएगी और स्टे साथ में लग गया, इसका मतलब अनविष्ट। तो अनु जमा इष्ट अनविष्ट बन जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो 48वां जो सवाल है, उस 48वें सवाल में क्या है कि संयुक्त व्यंजन जो जय है जिसको आप गे पढ़ते हैं उसकी ध्वनियां कौन सी है। आपको चारों संयुक्त व्यंजनों की वर्ण विच्छेद आना चाहिए, उसको अलग अलग तोड़ करके आना चाहिए। ये लगातार कई एग्जाम्स में आ रहा है। पहले मैं बता देता हूं क्षय, तो क हलंत करनी पड़ेगी। क्षय जो मूर्धन्य क्षय होती है जिसको आप पेट पटी क्षय बोलते हैं वो आएगी, उसको भी हलंत करेंगे, उसके अंदर से अ और बाहर निकाल देंगे, तो क श अ। और उसके बाद आपका अगर त्रय को देखते हैं तो त हलंत, र हलंत और अ अलग हो जाएगा। अगर अ को अलग नहीं करते तो र पूरा लिखना पड़ेगा, फिर हलंत नहीं करना है। ऐसे ही ज य अ, ये ग जो आप जिसको पढ़ते हैं ये ज य है, तो ज य अ यानी आपका नंबर 2 ऑप्शन सही है और इसी के आपको अंक मिलेंगे। तो अगला जो सवाल है आपका 49। देखिए 49 प्रवचन में उपसर्ग। अभी हम प्रत्यय की बात कर रहे थे, प्रत्यय बाद में जुड़ करके अर्थ परिवर्तित कर देते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वो आगे जुड़ करके आपका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें आपने देखना है कि पीछे का जो पार्ट है वो आपका सार्थक होना चाहिए। प्रवचन, वचन आप सभी को पता है सार्थकता लिए हुए है और प्र उपसर्ग इसके आगे लग करके, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। बहुत आसान था। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपने छांटना है। सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल है एक के गलत है, ये कई बार आ चुका है। एक के में ऊपर ए नहीं आई आएगी, पहला जो वर्ण है, पहले ध्यान रखें उसके ऊपर मात्रा भी आएगी। जैसे आप मत प्लस एक के लिखते हैं तो मतैक के बन जाता है, आई की मात्रा बनेगी, वो वृद्धि संधि में होता है। लेकिन यहां पर एक के जो है वो आपका आई वाला ठीक होगा, पहला ही वर्ण ए जो है उसके ऊपर मात्रा नहीं है। ऐसे में आप इसको गलत आपने छांटना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध आपने छांटना है, तो पहला अशुद्ध है। और संग्रहित, संग्रहित भी अशुद्ध है क्योंकि गै के पैर में री होती है तब गृहीत बनता है। अकेला संग्रह है, अकेला अनुग्रह है, अकेला सृष्टा अगर आपका आता है, अकेला द्रष्टव्य अगर आता है तो पैर में रे आएगी और जब भी इत या ई प्रत्यय उनके साथ लगता है तो री की मात्रा नीचे लग जाएगी। संग्रहित ये भी आपका गलत है। कोमलांगिनी ये भी गलत है भाई, इसका जो सही जवाब होगा वो कोमलांगी होता है, कहीं जो सही है। तो तदुपरांत बिल्कुल सही है। वास्तव में ये सवाल ही गलत है, लिखा गया जो मेरे पास आया है। ये सवाल जो है ओरिजिनल में शायद ये होगा वर्तनी की दृष्टि से आपने शुद्ध छांटना है। अगर आप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छांटेंगे तब आपका चौथा ऑप्शन सही होगा और वहां 100% जो ओरिजिनल पेपर है उसके अंदर ये तदुपरांत ही सही है और ऊपर वाला जो अशुद्ध लिखा हुआ है उसकी जगह ये शुद्ध आना चाहिए था। तदुपरांत, सदुपदेश, ये ऐसे दो शब्द हैं जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तदोपरांत नहीं होता और तदुपरांत होता है, सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है। तो इनको आपने ठीक करना है ध्यान से इनको। तो चलिए अगले हरि, हरि शब्द के अर्थों का सही शब्द समूह आपने छांटना है। हरि मैंने आपको जब भी जो टॉपिक है अलंकार का वो सिखाया है, तो वक्रोक्ति अलंकार में एक बात मैंने सिखाई है आपको कि दो तरह की वक्रोक्ति होती है। एक जानबूझ करके हम किसी शब्द का जानबूझ करके अर्थ गलत लगाते हैं, एक अनजाने में लगाते हैं, दो तरह की होती हैं। और उसमें एक एग्जाम्पल दिया था अगर आपको ध्यान हो कि बाहर श्री कृष्ण है, अंदर राधा है। जब श्री कृष्ण आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, राधा अंदर से कहती है कौन द्वार पर, तो वो कहता है हरि मैं राधे, राधे मैं हरि हूँ। वो मतलब विष्णु का अवतार था इसलिए वो हरि अपने आप को बताता है, भगवान का अवतार था। तो अंदर उस वो शरारत जो है राधा को सूझ जाती है और वो कहती है कि बंदर का है काम यहाँ क्या, अर्थात कौन द्वार पर, हरि में राधे, बंदर का है काम यहाँ क्या। तो फिर बंदर यहाँ क्या कर रहा है, तो आपको पता होगा हरि नाम बंदर का भी है। हरि शेर को भी कहते हैं, सिंह को भी कहते हैं, विष्णु का तो पर्यायवाची हरि है ही। तो ऐसे में आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिसको हरि का अर्थ बंदर पता है
तो ऑप्शन बंदर वाला तो है ही एक ऑप्शन, इसमें देखिएगा आप, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन सवाल 52 जो संख्या है तो वो गुरुद्वारा है। मैं बीच में एक बात स्पष्ट कर दूं, इसमें 35 के बाद सीधा 45वां सवाल आया था। बीच के सवाल जो थे आपके वो आपके पैराग्राफ से रिलेटेड थे, अनुच्छेद से रिलेटेड थे, इसलिए वो मैंने नहीं करवाए, बीच में नहीं लिए क्योंकि वो पेपर में नहीं आते। मैं सिर्फ इसी को ध्यान में रख करके कर रहा हूं। गुरु का द्वारा, अगर आप इसको यूं कहते हैं कि ये तो षष्ठी तत्पुरुष है, जी नहीं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं। मतलब परंपरागत जो तरीके से अगर आप देखा जाए तो यहाँ गुरु का द्वारा तो आपका स्कूल भी होता है, क्योंकि जब आप गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो, लेकिन हमारे सिखों का सबसे प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, आप सभी को पता है, गुरुद्वारा। जो हमारे 10 हमारे गुरु रहे हैं तो उनके लिए ये उनका, जैसे हमारे हिंदुओं में मंदिर होता है, मस्जिद होती है मुस्लिमों में, तो उसी प्रकार गुरुद्वारा सभी को पता है धार्मिक स्थल है सिखों का। तो ऐसे में गुरुद्वारा जो है, अगर आपसे ये पूछा जाता है गुरुद्वारा में समास कौन सा है, भैया ये आपका विशेष अर्थ में रूढ़ होने के कारण आपका जो है बहुब्रीहि समास है। गुरुमुखी भी अगर आपसे पूछा जाता है तो भी आपका जो है बहुब्रीहि समास होगा। बारहसिंगा अगर आपसे पूछा जाता है, बारहसिंगा, तो इसका मतलब 12 सिंह थोड़े होते हैं उसको, लेकिन वो विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुका है। तो ऐसे में जो इस प्रकार के शब्द है, पंजाब अगर आपसे पूछा जाता है, आप सार्थकता या पहला पद संख्यावाची नहीं देखिएगा, तो आप ये देखिएगा कि वो 5 नदियों के विशेष जगह के कारण, मतलब उनसे घिरा हुआ होने के कारण आपका पंजाब भी जो है वो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होगा। चलिए, फिलहाल हमारा गुरुद्वारा जो था वो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होगा। नीचे एक शब्द दिया हुआ है कि दिए गए शब्द के लिए उचित पर्यायवाची चुने। सरस्वती, जो सरस्वती शब्द है उसका पर्यायवाची, माँ शारदे, हे माँ सरस्वती, जो हमारी विद्या की देवी है, तो माँ शारदा इसको कहा जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। दांत कटी रोटी होना, दांत कटी रोटी बहुत घनिष्ठता को लिए होते हैं कि जब हम अपने परम मित्र को भी अपनी आधी रोटी उसको दे देते हैं तो तब वहाँ पर ये प्रयोग होता है, दांत कटी रोटी होना। आप सभी को पता है कि परस्पर घनिष्ठता होना, ये आपका सही जवाब है। उसके बाद कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है, ये आपका सवाल था। और मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है बताइए। देखिए, अंग्रेजी में और हिंदी में रचना की दृष्टि से जो है वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में उनको सरल, संयुक्त और मिश्रित कहते हैं या मिश्र वाक्य कहते हैं, और अंग्रेजी में उनको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। दो सिंपल होता है, उसमें एक क्रिया होती है, एक फाइनाइट वर्ब जिसमें हो तो उसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य। और संयुक्त में 2 सरल वाक्य होते हैं और वो किसी समान अधिकरण के द्वारा जुड़े होते हैं। मान लिया आप अंग्रेजी में ये कह लीजिएगा आप एंड, बट, और, या, तो इनके द्वारा जो भी 2 वाक्य, एंड का मतलब जैसे आप और कहते हैं, आप तथा कहते हैं, इनके द्वारा 2 साधारण वाक्य जब जुड़े हुए हों और दोनों में इक्वल रैंक के हों तो वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य होता है, अर्थात 2 सरल वाक्य जहाँ जुड़े हुए हों। और मिश्र वाक्य जो होता है उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, उसके ऊपर आश्रित 2 या 3 या 1 जितने भी हैं उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। उसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और वो किसी न किसी योजक के द्वारा, किसी न किसी कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो प्रधान उपवाक्य को अगर आप निकाल दो तो फिर पीछे वाले का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और जो आश्रित उपवाक्य है वो भी 3 प्रकार के आगे होते हैं, या तो वो संज्ञा का काम करते हैं तो संज्ञा उपवाक्य होते हैं, यानी नाउन क्लॉज होते हैं। अगर वो किसी विशेषण का काम करते हैं तो उनको एडजेक्टिवल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण उपवाक्य होते हैं। तीसरे एडवर्बल क्लॉज होते हैं जिनको आप क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो वो आपने क्लास में भी पढ़ना है, उसको आपने पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने था मिश्र वाक्य, यानी एक प्रधान उपवाक्य होगा, बाकी उसके ऊपर आश्रित होंगे। तो पहला अगर हम देखें, शोभा मुझसे कहती है कि जाओ, ये की जो है वो योजक है,
और जाओ अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है बाद में, और ये इसके ऊपर डिपेंड है। की जाओ जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, एक प्रकार का आश्रित उपवाक्य है। और जो मुख्य प्रिंसिपल क्लॉज है आपका, मुख्य उपवाक्य है, वह शोभा मुझसे कहती है। तो इसका मतलब इसके अंदर की जहां पर भी जुड़ गया ना, छोटी ई वाला, तो वो 99% आपका मिश्र वाक्य का ही होता है। जो टॉनिक चाहते हैं उनके लिए बता देता हूं। मैंने एक जोकर देखा जो भारी भरकम था। अब जो भारी भरकम था, ये एक प्रकार का जो भारी भरकम था, ये इसके ऊपर डिपेंड है। मैंने एक जोकर देखा के ऊपर, मैंने एक जोकर देखा प्रिंसिपल क्लॉज है, जो भारी भरकम था इसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये एडजेक्टिवल है। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है और ये विशेषण उपवाक्य है तो ये फिर भी मिश्र वाक्य का ही भाग। तीसरा देखें, तुम इसलिए अच्छे हो क्योंकि तुम मेहनती हो, यहां पर भी क्योंकि योजक के रूप में है, ये भी मिश्र वाक्य है। और दरवाजा खुलने के कारण चोरी होगी, चोरी हो गई, ये छोटा सा सेंटेंस है, चोरी हो गई ये क्रिया है मुख्य, और दरवाजा खुलने के कारण ये जो पहला है ये सिर्फ कर्ता का विस्तार के कारण थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये साधारण वाक्य है, ये आपका सरल वाक्य है। तो इस प्रकार से आपका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है कि वो मिश्र वाक्य नहीं है। उसके बाद सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ आप लोगों ने बताना है। सावन हरे न भादो सूखे, आइए अगर हम कई मुझे भी कह देते हैं कि सर आप कुछ कमज़ोर नहीं हो गए, तो मैं कहता हूँ कमज़ोर नहीं, मैं सावन हरा न भादो सूखा, मैं तो एक जैसा ही रहता हूँ, हमेशा एक ही जैसे हैं हम। तो इसका मतलब जैसे आप अगर फिल्मों में कहें तो बहुत सारे लोग कहते हैं अगर अनिल कपूर तो एक ही जैसा रहता है, वो भी ये कह सकते हैं कि वो सावन हरे न भादो सूखे, एक ही जैसा। जब आप एक जैसे ही हमेशा एक जैसे ही रहें तो उसको हम सावन हरे न भादो सूखे, ये एक लोकोक्ति है। आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आपने इनको ऐसे 5 हिस्सों में बांटना है। ये कंठ की है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ। बाहर की तरफ आना और किस प्रकार से आपने उच्चारण स्थान याद करने हैं, वीडियो नंबर 2 या 3 में शायद होगा, उसमें वर्ण वाली में, उसमें आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मूर्धन्य है, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? यहाँ पर अ, ई, श, ए जो मेरे पास आए हैं, अगर अ है तो आपको पता है ये कंठ से बोली जाती है, ई जो है वो तालु से बोली जाती है, ए जो बोली जाती है वो ए और ई का जोड़ है, मतलब ए और ई से जुड़ करके ए बनती है। ए कंठ है, ई तालु है, तो ये कंठ तालु हो गया। तो बाकी बच गया श, ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य श भी वैसे भी कहा जाता है, लेकिन शायद जो ओरिजिनल पेपर था उसमें री आया हुआ है, तो वो री वो भी मूर्धन्य है। तो उसके बाद अगला जो वर्ण है प्रोत्साहन का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रोत्साहन में प्र जमा में उत्साहन, गुण संधि होगी, ए उ जुड़ करके, जैसे प्रश्न जमा उत्तर में प्रश्नोत्तर बन जाता है, ऐसा में इसमें अगर हम देखें प्र जमा में उत्साहन, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंतर्गत विसर्ग संधि है नहीं। अगर आप उपसर्ग ही छांट रहे हैं तो उपसर्ग तो पर ही होता है, बाकी तो है ही नहीं इसमें से। तो पहला ऑप्शन आपका प्रोत्साहन सही है। उसके बाद बंध्या, 59वां जो सवाल है आपका वो है बंध्या। बंध्या ऐसी भूमि को कहते हैं, बंजर भूमि को कहते हैं, मतलब बंध्या का मतलब बांस, इसी से बना है बंध्या। तो जहाँ पर कोई भी जो है कुछ भी पैदा नहीं होता, कुछ भी नहीं उगता, तो उसको हम कहते हैं बंध्या। तो बंध्या का विलोम आपको छांटना है, उल्टा क्या होगा? अब लग तो रहा है उर्वरा और उपजाऊ दोनों, लेकिन इसके लिए बेहतर जो ऑप्शन है वो है आपका उर्वरा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि उपजाऊ और उर्वरा हालांकि दोनों पर्यायवाची है, लेकिन कुछ के लिए पहले से ही शब्द निर्धारित होते हैं। आकाश के लिए पाताल ही है, अवनी के लिए अंबर ही है, आसमान के लिए ज़मीन ही है। हालांकि उनके पर्यायवाची तो सारे के सारे सेम ही है, आकाश, अंबर सारे के सारे पर्यायवाची माने जाते हैं, लेकिन जब उनका पर्यायवाची के साथ साथ विलोम पूछा जाता है तो उनके साथ शब्द फिक्स है। तो बंध्या के साथ उर्वरा जो है वो बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद अंतिम जो आज का सवाल है हमारा वो है निम्न में से तद्भव शब्द छांटना है। आप सभी को पता है कि हिंदी के अंदर हजारों शब्द हैं, वो विभिन्न स्रोतों से आए हैं। इतिहास कहता है कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। इस प्रकार से 5
प्रकार से हिंदी में शब्द आए हैं। पहले तत्सम जो संस्कृत के शब्द थे, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित है न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो यहाँ पर हंस हो, माता हो, पिता हो, जल हो, सूर्य हो, ये हजारों सालों 3500 साल के बाद भी ये शब्द नहीं बदले। ऐसे में इन सभी शब्दों को हम कहते हैं तत्सम, जैसे थे उसी के समान हमने प्रयोग कर ले। और दूसरे तद्भव होते हैं, जो शब्द चेंज होते हैं, बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं। और देशज जो इसी जिनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं है उनको देशज कहते हैं। विदेशी या विदेशज जो हैं, जो विदेशी हमें दे करके गए हैं, कोई अंग्रेजी का है, कोई फारसी का है, कोई उर्दू का है, कोई तुर्की का है, कोई पुर्तगाली का है, उनको हमने हिंदी में अडॉप्ट कर लिया, वो देशज शब्द हैं। और उसके बाद एक संकर शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं का होता है। सपोज करो आपको कहा जाता है रेलगाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी का है, गाड़ी शब्द फारसी का है, हिंदी में रेलगाड़ी के रूप में हमने प्रयोग कर लिया, इसको हमने कहा संकर शब्द। तो ये आप लोगों के सामने, लेकिन यहाँ पर तो तद्भव छांटना था। आपको तद्भव और तत्सम में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्षय वाले जो शब्द हैं वो ज़्यादातर जो है तत्सम होते हैं। लेकिन आप उस शब्द से पूछिए, भाई तेरे को संस्कृत में क्या कहते थे, जैसे पाषाण, तेरे को संस्कृत में क्या कहते थे, तो ये बताएगा कि शब्द अपने आप बोलेगा कि मेरे को तो पहले पाषाण कहते थे, अब पत्थर कहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। परख, तेरे को क्या कहते थे, मेरे को पहले परीक्षा कहते थे, अब परख कहते हैं। तो अब जो नाम है वो तद्भव है, पहले जो नाम था वो तत्सम था। पाषाण जो नाम अगर पूछा जाता तो ये तत्सम है, और पत्थर पूछा जाता तो ये तद्भव होता। परख जो पूछा जाता है तो तद्भव है, और परीक्षा अगर पूछा जाता तो तत्सम होता। तो यहाँ पर हमने तद्भव छांटना था, परख ही आपका हो गया जो परीक्षा से बना है। प्रहरी से जो बनता है वो पहरेदार बनता है, पृष्ठ पन्ना बन गया है। तो इस प्रकार से आपके ये 60 सवाल मैंने आप लोगों के लिए हल करके दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये काम आएंगे, और मैं कोशिश करूँगा आपके सभी लेवल 1 2 3 तकरीबन 20 या 22 पेपर बनेंगे। मुझे अगर टाइम मिला तो आप लोगों के लिए मैं सारे पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा समय भी बचेगा और आप लोग जल्दी से जल्दी इसको पास करके कामयाब होइए। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ अगले पेपर की सोल्व करने के लिए। तब तक आप तैयारी कीजिए। कोई भी सवाल अगर आपको नहीं आता, किसी में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आपको लगता है कि ये तरीका मेरा सही है, अब जल्दी तैयारी के लिए, वैसे तो पूरा टॉपिक मैं करवा देता, लेकिन अगर ये तरीका आपको ठीक लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर ऐसे ही पेपर करवा दो। अगर आपको अगला पेपर चाहिए तो कमेंट करके बताएं। मैं आपसे विदा ले रहा हूं। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।